नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी सीरीज़, जिसमें आज लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम आपको बताएंगे एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर होता है। मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। ये बहुत माइन्यूट अंतर है, इतना ज़्यादा माइन्यूट है ये कि इसके लिए एक अलग से 2014 में अरविंद मायाराम कमेटी बनाई गई थी, है ना। उन्होंने इन दोनों के बीच के अंतर को रेखांकित किया है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। मैं हूं डॉक्टर वेदांत और आप हमारे साथ हैं इंडियन इकोनॉमी के क्लास में। तो जो विदेशी निवेश भारत में आता है, यानी जो पैसा बाहर के लोग भारत में लगाते हैं, है ना, अगर वो हम किसी IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं या फिर जो विदेशी गवर्नमेंट हैं, है ना, अमेरिकन गवर्नमेंट, यूरोपियन गवर्नमेंट, इनकी बात अगर हम नहीं करें, है ना, उस चैनल की बात ना करें, बल्कि जो विदेशी वित्तीय कंपनियां हैं या विदेशी जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल पर्सन हैं या कंपनियां हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वो दो तरह से होता है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम FDI कहते हैं, और दूसरा जो संस्थागत निवेश है यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है यानी एक संगठित रूप से पैसा लगाया जाता है, जैसे वहाँ की वित्तीय कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, इनके माध्यम से, वो भी दो तरह से होता है। एक FII, इसका मतलब हुआ कि FPI के अंतर्गत दो तरीके हैं। एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना, विदेशी संस्थागत निवेश, और विदेशी संस्थागत निवेश के साथ दूसरा होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना। क्वालिफाइड जो विदेशी निवेश है, इसको और संस्थागत निवेश, इन दोनों को सामूहिक रूप से बोला जाता था FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब इसमें ये तो आपको क्लियर हो गया कि FII ये संस्थागत निवेश है, यानी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो भारतीय बाजारों में निवेश किया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। QFI क्या होता है? QFI वास्तव में FDI और FII के अलावा जो भी व्यक्ति, समूह या संस्थाएं, है ना, एक निश्चित शर्तों को जो भारत सरकार के द्वारा आयत की गई हैं, लगाई गई हैं, उन शर्तों को अगर पूरी करती हैं और उसके बाद भारतीय कंपनियों में निवेश करती हैं, तो उसे क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके पास दो FDI, FPI, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और उसके अंतर्गत फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये आता है। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 2014 में ना RBI ने यह किया कि जो FII है और QFI है, इन दोनों को कंपोजिट रूप से, इन दोनों को मिला करके उसने नाम रख दिया ना रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, RFPI। तो आजकल क्या नाम प्रचलन में है? RFPI। RFPI जब कहते हैं तो उससे FII और QFI, इन दोनों का बोध हो जाता है। बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहां इन दोनों के बीच में, यानी FDI और FPI के बीच में अंतर बताने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, अरविंद मायाराम कमेटी 2014 में, उसके अनुसार इनके बीच में क्या अंतर है, पहले हम इस बात को स्पष्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि जो भी विदेशी निवेशक हैं, वो भारत में अगर अपनी पूंजी लगाते हैं, किसी तरह की पूंजी लगाते हैं, तो वो दो तरह की कंपनियों में लगा सकते हैं, एक जो लिस्टेड है और दूसरी जो अनलिस्टेड है। तो अगर अनलिस्टेड कंपनी, असूचित, है ना, गैर सूचीबद्ध, अनलिस्टेड, है ना, उसके लिए हमने शब्द यूज किया है असूचित या गैर अनुसूचीबद्ध, है ना। तो जो अनुसूचीबद्ध कंपनियां नहीं हैं, उनमें किसी भी प्रकार का अगर विदेशी निवेश होता है तो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग करते हैं? FDI ही प्रयोग करते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। अब इतना कंफर्म हो गया कि जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनमें FPI यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, सबका सब FDI होता है। दूसरी बात, अब कौन सी कंपनियां बची? सूचीबद्ध। सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं उनमें अगर एक वर्ष के भीतर कोई विदेशी निवेश, है ना, 10% या उससे ऊपर है, तब तो वो FDI कहलाएगा,
है ना। अगर 10% से नीचे है तो वो फिर एफडीआई नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एफपीआई कहलाएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इसका मतलब हुआ कि एफडीआई की न्यूनतम सीमा कितनी रखी गई है सूचीबद्ध कंपनियों के लिए? 10%। 10% से नीचे का इन्वेस्टमेंट एफपीआई और 10% या उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट एफडीआई। ठीक है ना। अब इसके अलावा और क्या स्ट्रक्चरल अंतर होते हैं दोनों में? तो ध्यान रखना है आपको कि जो एफडीआई है ये किसी कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन को दर्शाता है, दीर्घकालिक संबंध को, है ना, डिनोट करता है। जबकि जो एफआईआई है या एफपीआई है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये किसी प्रकार का डायरेक्ट संबंध है ना, या किसी प्रकार का कह सकते हैं कि पहचान वाला जो संबंध है ना, वो कायम नहीं करता किसी कंपनी से। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि पहचानहीन, है ना, अव्यक्त संबंध क्रिएट करता है कौन? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जबकि एफडीआई दीर्घकालिक संबंध दिखाता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री और पहले कभी जो हमारे यहां आर्थिक सुधार हुए उसके सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो प्रख्यात अर्थशास्त्री भी हैं, तो उन्होंने एफडीआई के लिए बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया था कि एफडीआई वास्तव में केवल फॉरेन एक्सचेंज जो डेफिसिट होता है, विदेशी जो विनिमय प्रवाह होता है, इसके घाटे को केवल पूरा नहीं करता, है ना, फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट को ही पूरा नहीं करता, बल्कि यह तकनीकी निवेश भी अपने साथ लेके आता है। यह एक बहुत बड़ी पहचान और बहुत बड़ा इसका बेस है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एफडीआई के बारे में बोला था। इसी तरह से जो एफडीआई है इसमें सेक्टरल लिमिट होती है, सेक्टर जिसको कहते हैं सेक्टरल कैप, है ना, कि अलग अलग क्षेत्रों में कितना कितना कैपिंग की गई है, कितना कितना उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, यह रखा गया था एफडीआई में। जबकि एफपीआई में ऐसा कुछ भी सीमा जो अपर लिमिट है वो नहीं रखी गई थी। लेकिन 30 जुलाई 2015 को जो नई निवेश नीति, है ना, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई गई है, उसने दोनों के लिए, एफडीआई के लिए एज वेल एज एफपीआई के लिए, एक सेक्टरल कैप स्वीकार कर लिया है। और वो सेक्टरल कैप वही होगा, वो क्षेत्रवार सीमा वही होगी जो एफडीआई की होती है। ठीक है। तो अब दोनों के बीच का जो अंतर है वो लगभग तिरोहित हो गया है, सिवाय इसके कि जो एफपीआई है ये एक पहचानहीन संबंध रखता है कंपनी से, जबकि एफडीआई के साथ तकनीकी भी आती है, विदेशी निवेश को, जो फॉरेन एक्सचेंज का डेफिसिट है उसको कवर भी करता है, उस घाटे को कवर करता है ना, और बाकी जो चीजें हैं उनकी आपस में घुल मिल गई हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो एफडीआई है या विदेशी निवेश है ना, 10 जनवरी 2018 से जो पहले से चला आ रहा था सिंगल ब्रांड कोई कंपनी है, अगर वो एकल ब्रांड की कंपनी है, और कोल और माइनिंग, इसमें अब 100% एफडीआई को मान्यता दे दी गई है ना। पहले ये लिमिटेड थी, अब इन दोनों के लिए 2018 से किसी भी सिंगल ब्रांड कंपनी के लिए या फिर विदेशी जो कंपनियां हैं उनको यहाँ के कोल एंड माइनिंग के लिए 100% निवेश की छूट दे दी गई है। ठीक है। अब हम लोग एक विशेष बात और करना चाहते हैं आपसे कि एफडीआई के लिए आखिर कौन कौन से सेक्टर हैं, है ना, कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें कि एफडीआई या विदेशी निवेश वो वर्जित है। ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो परमाणु ऊर्जा है ना, एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा, है ना, किसी प्रकार की गैम्बलिंग या बेटिंग यानी जुआ, लॉटरी, 3 चीजें हो गई, एटॉमिक एनर्जी, जुआ यानी गैम्बलिंग और बेटिंग, तीसरा लॉटरी, चौथा चिट फंड, और 5वां फंड जो कंपनियां हैं, है ना, निधि कंपनियां हैं। ये 5 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर एफडीआई बैन है, प्रतिबंधित है। ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको हमको बताना है, वो ये बताना है कि जो भी हमारे पास विदेशी निवेश आता है, इस विदेशी निवेश को आने के लिए हमारे पास 2 रूट होते हैं, है ना। एक जिसको हम ऑटोमेटिक रूट कहते हैं, ये ऑटोमेटिक रूट ये वास्तव में आरबीआई का रूट है ना, इसीलिए इसको मुंबई रूट भी कहा जाता है या बॉम्बे रूट भी कहा जाता है। और जो दूसरा रूट है वो ऑटोमेटिक नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, ये अनुमति लेकर के यहां पर आना पड़ता है, और इसको दिल्ली रूट भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से विदेशी निवेश आने के लिए हमारे पास कितने रूट हैं? 2।
एक ऑटोमेटिक रूट और दूसरा गवर्नमेंटल रूट, या फिर ऑटोमेटिक रूट इसलिए क्योंकि वो आरबीआई के देखरेख में आता है और ये गवर्नमेंट की देखरेख में आता है। अब यहां पर आपको बहुत स्पष्ट रूप से दो चीजें दिमाग में रखनी है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब यह है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना निवेश करने से पहले किसी प्रकार की पूर्वानुमति, यानी किसी प्रकार की जो प्री कॉन्सेंट है वो नहीं लेते हैं, वो पहले अपना पैसा लगा देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनको 30 दिन के भीतर आरबीआई को अपने निवेश की सूचना देनी पड़ती है। यह क्या हो गया? ऑटोमेटिक रूट। जबकि जो गवर्नमेंटल रूट है इसमें आपको विदेशी निवेशकों को यहां आने के लिए बाकायदा पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तब वो निवेश कर सकते हैं ना। इसीलिए ये पूर्वानुमति पर यानी प्री कॉन्सेंट पर आधारित है। ये दिल्ली रूट है, गवर्नमेंटल रूट है। ठीक है। अब यहां पर दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि चाहे वो ऑटोमेटिक रूट हो चाहे वो दिल्ली रूट हो, किसी भी प्रकार का विदेशी निवेश जब आता है तो उसका अंतिम निर्णय वो आरबीआई लेता है ना। यानी गवर्नमेंटल रूट में भी जो मंत्रालय हैं या जो भी उससे संबंधित बोर्ड वगैरह हैं वो अगर स्वीकार कर भी लेते हैं तो भी उस पर अंतिम जो मुहर है, अंतिम जो मंजूरी है वो आरबीआई करता है, दोनों ही स्थितियों में। ठीक है। अब यहां एक अन्य बात आपको, या कह सकते हैं एक अंतिम बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी ये सरकारी पूर्वानुमति से संबंधित निवेशक रहे हैं, ये वास्तव में जो विदेशी निवेश प्रोत्साहन परिषद है ना, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है ना, इसके माध्यम से आते थे। यानी यही एक कह सकते हैं कि नोडल बॉडी थी जो कि गवर्नमेंटल रूट में लोगों को, विदेशी निवेशकों को अनुमति देती थी। लेकिन ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है इसको मई 2017 से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। और अब व्यवस्था यह कर दी गई है कि सभी निवेशक, विदेशी निवेशक या तो ऑटोमेटिक रूट से आएंगे ना, जिनको ऑटोमेटिक रूट नहीं बल्कि सरकार की अनुमति लेनी है वो संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से यह अनुमति लेंगे। ठीक है ना। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से संवेदनशील कोई निवेश है ऐसा लगता है तो उसका जो अनुमति है, उसकी अनुमति वो हमारी जो होम मिनिस्ट्री है यानी जो गृह मंत्रालय है वो इसकी अनुमति देगा। क्लियर है। तो अब मंत्रालयवार अनुमति आती है। यह एक लेटेस्ट चीज भी हम ऐड कर दें कि पहले सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए ऐसा था कि सरकार की अनुमति के माध्यम से ही आना उनके लिए जरूरी था। चाइना के लिए ऑटोमेटिक रूट खुला हुआ था। ठीक है। लेकिन अभी कोविड-19 के प्रसार के बाद जिस तरह का एक माहौल बना है चाइना को लेकर के, और ये एक तरह की ये एक मान्यता या एक धारणा बनती जा रही है कि चाइना इस बुरे वक्त का लाभ लेते हुए, जबकि एक तरह से सारे शेयर मार्केट नीचे गिरे हुए हैं, कंपनियों के शेयर बहुत निचले स्तर पर हैं, तो वो विदेशी कंपनी अपनी कंपनियों के माध्यम से विदेशों में इस प्रकार के शेयर खरीद करके वहां की कंपनियों पर अपना जो प्रभाव है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। उसने भारत में भी इस तरह का जो काम है वो करने की कोशिश शुरू की थी। इसीलिए एक विशेष अध्यादेश ला करके ये कह दिया गया है कि जिनकी भी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं उन सभी देशों, अब स्वाभाविक है कि इसमें इनडायरेक्टली चीन भी आ गया, उन सभी देशों के लिए ऑटोमेटिक रूट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब वो सारे के सारे जो निवेशक हैं वो सिर्फ सरकार की पूर्वानुमति से ही आएंगे। ठीक है ना। अब स्वाभाविक है कि सरकार पूर्वानुमति देने से पहले बाकायदा उसके बारे में अध्ययन करेगी और फिर वो सिलेक्टिव हो सकती है, चयनात्मक रूप से उसका निर्णय कर सकती है, ऑटोमेटिक रूट नहीं। क्योंकि ऑटोमेटिक रूट में तो पहले ही इन्वेस्टमेंट हो जाता था, उसके बाद 30 दिन के अंदर आरबीआई को बताना होता था। इसमें आपको पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये आपका एफडीआई और एफपीआई में जो अंतर है वो क्लियर हो गया होगा, और हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे लेक्चर का भरपूर उपयोग करेंगे, है ना। और अगर अच्छा लगेगा आपको तो निश्चित रूप से आप बांटेंगे, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।